सभी को मेरा नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके 16 नंबर चैप्टर की, जिसमें हमने ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात कर ली थी। आज हम जो बात करने वाले हैं जीवाश्म उत्पत्ति एवं प्रकार। जीवाश्म उत्पत्ति एवं जीवाश्म उत्पत्ति वह प्रकार। इंग्लिश में जीवाश्म को बोला जाता है फॉसिल्स, ठीक है। ऑर्गन एंड टाइप्स बात करेंगे विस्तार से। सबसे पहले तो इस टॉपिक से प्रश्न जो आगे आया हुआ है, आप इस बार 2020 के एग्ज़ाम के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। जो जीवाश्म उत्पत्ति व प्रकार, देखिए जीवाश्म की परिभाषा हमें सबसे पहले आनी चाहिए। जीवाश्म बहुत ही सिंपल सा शब्द है। मान लीजिए हजारों करोड़ों वर्ष पहले जो पृथ्वी पर था, हजारों वर्ष पहले जो पृथ्वी पर था, हजारों वर्ष पहले जो पृथ्वी पर था, वो किसी कारणवश पृथ्वी में दब गया। पृथ्वी में क्या हुआ? दब गया। चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु जो भी हैं, वो पृथ्वी के अंदर दब गया। और वर्तमान में उनके अवशेष अगर हमें प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं? अवशेष जो हमें प्राप्त होते हैं या चिन्ह जो प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। उन्हें हम क्या कहा जाता, उन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। तो क्या समझे बच्चों? जीवाश्म किसे बोलेंगे? कि हजारों वर्ष पहले जो पृथ्वी में दब चुके जो भी जीव जंतु हैं, वो हमें आज वर्तमान में अवशेषों के रूप में मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी पर अगर जीवों की उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें तो वो अरबों वर्ष पहले हो चुकी है। क्या हो चुकी है? अरबों वर्ष पहले हो चुकी है। इस समय में जीवन ने बहुत से रूप ग्रहण किए हैं। आप लोग ऐसा मत सोचना कि जैसे हम आज हैं वैसे ही हजारों वर्ष पहले हमारा रूप था या अन्य जो जीव हैं उनका रूप था। ऐसा नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। हम जैव विकास की भी आगे बात करेंगे, उसमें बहुत सारे अंतर थे। वो अंतर क्या थे, किस प्रकार से उनमें परिवर्तन हुआ, उन सब की हम बात करेंगे। देखिए, उनमें से कई जातियां विलुप्त हुई। और जैसे डायनासोर, आप लोग डायनासोर नाम सुन ही लेते हो। डायनासोर ये बहुत बड़ा जो जीव था वो पृथ्वी पर पाया जाता था, लेकिन आज नहीं है। इसी कारणवश ये विलुप्त हो गया प्रकृति के नियमों के अनुसार। तो ये डायनासोर विलुप्त हुआ। विलुप्त हो के बाद विश्व की जानकारी, इनकी निशानियां मिलती हैं, इनके चिन्ह मिलते हैं, इनके अवशेष मिलते हैं। तो इन प्राचीन निशानियों, इन प्राचीन अवशेषों, इन प्राचीन चिन्हों को ही हम जीवाश्म कहेंगे। और जिस विज्ञान के अंदर जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है उसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। लाखों वर्ष पहले जीवों के मिट्टी या पदार्थ में दब जाने से जीवाश्म बने। बार बार यही बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो हजारों वर्ष पहले जो भी जीव जंतु थे वो मिट्टी में दब गए, उन्हें ही जीवाश्म बोलेंगे। हाथी जैसे एक जंतु के बर्फ में दबे जीवाश्म इतने सुरक्षित मिले कि देखने पर लगता है कि ये जीव लाखों वर्ष पूर्व नहीं बल्कि अभी कुछ समय पहले ही मरा हो। क्योंकि आइस के अंदर क्या होता है, जो बॉडी होती है डेड बॉडी जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो किसी की भी हो, एनिमल्स की हो, चाहे अगर हम बात करें चाहे ह्यूमन की हो, वो खराब नहीं होती है। क्या नहीं होती है? खराब नहीं होती है। तो एक हाथी जैसा जीव था जिसका नाम था हेयरी मेमथ। क्या नाम था? हेयरी मेमथ। ये लाखों वर्ष पहले मर चुका है, लेकिन बर्फ में दबा रहा। किस में दबा रहा? बर्फ में दबा रहा। और अब इसके जो निशानियां हैं वो मिली हैं, इसके जीवाश्म जो है वो मिले हैं। तो इसे देख के ऐसा लगता है ये कुछ समय पहले ही मरा है, लेकिन ये लाखों वर्ष पहले जो है वो मर चुका है।
अंबर या लाख जैसे पदार्थ दबे जीवाश्म में इतने ही अच्छे होते हैं। कई बार दबने वाले जीव का शरीर तो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, मगर उसका चित्र अंकित हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई जीव मरा, जीव मरने के बाद वो दब गया, दबने से वो जीव नष्ट हो जाता है, लेकिन जहाँ पे वो नष्ट हुआ, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई आकार का जीव है, वो वैसे के वैसे अपना चिन्ह छोड़ जाता है। उसका क्या रह जाता है? चिन्ह रह जाता है। चित्र के रूप में एक जीव मिला है जिसे हम आर्कियोपेटेरिक्स जीवाश्म को देखकर पता चला कि कौन था वो? आर्कियोपेटेरिक्स। आर्कियोपेटेरिक्स ये एक पक्षी का नाम है जो रेप्टेलिया एंड एवीज के बीच की कड़ी भी इसको माना जाता है। इसे देखकर ये पता चला था कि पक्षियों की उत्पत्ति रेंगने वाले जीवों से हुई है। किससे हुई है? रेंगने वाले, रेप्टेलिया वर्ग की। रेप्टेलिया अर्थात सांप जो भी हैं, सांप सरीसृप श्रेणी के अंदर आते हैं, रेंग के चलने वाले, उन्हीं से इन पक्षियों की उत्पत्ति है वो हुई है। तो आर्कियोपेटेरिक्स का जो जीवाश्म है वो चित्र के रूप में मिला है। कभी मृत जीव के कोमल भाग तो सड़कर नष्ट हो जाते हैं, परंतु कठोर भाग जैसे हड्डियां हैं, लकड़ी आदि सुरक्षित दबी मिल जाती हैं। कि भाई कोमल भाग तो सीधी सी बात है, जीवाश्म जीव के को जो भी अंग हैं वो जैव निम्नीकरणीय होते हैं, तो उनका तो अपघटन हो जाता है, लेकिन कुछ कठोर भाग जो है वो रह जाते हैं। कठोर भाग जो है वो क्या है? रह जाते हैं, तो वो हमें जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। ऐसे जीवाश्मों से ही हमें पता चलता है कि लोमड़ी जैसे जीव में समय समय पर हुए परिवर्तनों में वर्तमान में पाए जाने वाला घोड़ा उत्पन्न हुआ। बहुत ही शानदार बात है कि लोमड़ी जैसे जीव से, लोमड़ी क्या है? आज के दिन बहुत छोटा जीव है, लेकिन इससे ही धीरे धीरे परिवर्तनों के कारण क्या उत्पन्न हुआ है? घोड़ा जो है वो उत्पन्न हुआ है। तो बच्चों, ये परिवर्तन होने से ये हुआ है, इनको जीवाश्म कहा जाता है। कभी कभी जीवों के शरीर के कार्बनिक अणु को नष्ट हो जाते हैं, परंतु उसका स्थान अकार्बनिक अणु ले लेते हैं। कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अकार्बनिक रूप ले लेते हैं, और अकार्बनिक रूप से हम उनका पता लगा सकते हैं। ऐसे में जीव के स्थान पर उनकी पत्थर की मूर्तियाँ तैयार हो जाती हैं, जिसकी आंतरिक व बाह्य रचना ठीक उस जीव जैसी ही होती है। अनेक पादपों के जीवाश्म जो हैं वो हमें इसी रूप में मिले हैं। भारतीय वैज्ञानिक, देखिए भारतीय जीवाश्मों के बारे में अध्ययन करने वाले एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बिरबल साहनी। क्या नाम है? आपको याद रखना है। बिरबल साहनी ऐसे जीवाश्मों का अध्ययन कर बहुत सी जानकारी विज्ञान जगत के लिए जुटाई थी। जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनका उपयोग नहीं है, उन्हें अवशेषीय अंग कहा जाता है। भाई शरीर के अंदर, शरीर में ऐसे बहुत सारे अंग हैं, ऐसे कुछ अंग हैं जो कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं आते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? अवशेषीय अंग कहा जाता है। अवशेषीय अंग कहा जाता है, या अवशेषांग कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? अवशेषांग कहा जाता है। ठीक है, जैसे आज आप बताओ आपके अंदर क्या है। देखिए आज हमारे अंदर जो, अगर हम बात करें अपेंडिक्स, ठीक है ना, अपेंडिक्स, ठीक है ना, जो अगर हम बात करें तो वो अवशेषीय अंग है, उसका कोई कार्य नहीं होता है। इसी प्रकार पहले बाह्य कर्ण पिन्ना को भी माना जाता था, लेकिन अब इनको हटा दिया गया इस सूची से। अक्कल दाढ़ जो है वो भी अवशेषीय अंग के अंदर है, आती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें उदाहरण के लिए वर्तमान में मानव में अगर बात करते हैं तो अक्कल दाढ़ हो गई। क्या हो गई? अक्कल दाढ़ हो गई। ठीक है, इसके अलावा अपेंडिक्स आदि का उपयोग नहीं किया जाता, आंत में पाई जाती है, इंटेस्टाइन के अंदर हमने पढ़ी थी। ठीक है ना, अपेंडिक्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कोई जीवाश्म कितना पुराना है, इस बात का पता दो प्रकार से करते हैं। खुदाई में गहराई से निकलने वाले जीवाश्म अधिक पुराने होते हैं। अगर जितने गहराई में निकलेंगे वो अधिक क्या होंगे? पुराने होंगे। दूसरी अगर हम बात करें रेडियो कार्बन डेटिंग से, रेडियो कार्बन डेटिंग से,
भी जीवाश्म की आयु का पता लगाया जा सकता है। जीवाश्म की आयु का पता लगाया जा सकता है। किसका पता लगाया जा सकता है? जीवाश्म की आयु का पता है वो लगाया जा सकता है। कहते हैं कि जीवाश्म हमें पुरानी दुनिया की कहानी सुनाते हैं, मगर ये कहानी कुछ कुछ अधूरी है, क्योंकि हर घटना के जीवाश्म नहीं मिलते भाई। प्रत्येक घटना का जीवाश्म नहीं मिलता है, जीवाश्म बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। तो ये हमें उन जीवाश्मों से हम पुरानी जो पृथ्वी थी, पृथ्वी पर जीवन था, उनकी हम कल्पना कर सकते हैं। उनकी क्या कर सकते हैं? कल्पना जो है वो हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद में आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा। इसमें इस जीवाश्म उत्पत्ति में मैं आपको 4 बातें लिख के भेजूंगा, आपको ये तो याद करना ही है। साथ में आपको जीवाश्म की परिभाषा, ठीक है, जीवाश्म की परिभाषा, एक अवशेषीय अंग क्या है, अवशेषीय अंग क्या है, उदाहरण दीजिए। तीसरा आप करें तो जीवाश्म की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो 3% तो ये महत्वपूर्ण है, बाकी जीवाश्म के उदाहरण भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण 3 बातें हो गई। इसके बाद में आपका टॉपिक रहेगा जैव विकास। कौन सा टॉपिक है? जैव विकास, ठीक है ना। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। संसार में पाए जाने वाले भांति भांति के जीवों में प्राचीन काल से मानव मन में कई प्रश्न खड़े हुए हैं, मगर उत्तर नहीं मिलने के कारण ईश्वर पर सभी को बनाने की जिम्मेदारी डाल देते हैं, संतोष कर लिया जाता है, ठीक है ना। ये तो भारतीयों की आदत है ना कि अगर किसी की जानकारी नहीं तो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। तो जिनका प्राप्त हुआ उनकी तो अच्छी बात, नहीं हुआ उनको ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया गया। जब पता चला कि आज के जीव वैसे नहीं है जैसे आज से लाखों वर्ष पूर्व थे, सही बात है, ये तो पता चल चुका है। आज जैसे जीव हैं वैसे लाखों वर्ष पहले नहीं थे। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जातियां आज नहीं हैं, तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जीव जातियों का कर्मिक विकास हुआ है। कौन सा विकास? कर्मिक विकास, कर्मिक विकास हुआ है। कर्मिक विकास में जैव विकास के तर्क को सहित समझाने का श्रेय जो है चार्ल्स डार्विन को जाता है। किसको जाता है? चार्ल्स डार्विन को इस समझाने का श्रेय जाता है। चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने 1859 में, कब? 1859 में जातियों के विकास पर पुस्तक दी थी। जातियों के विकास पर क्या दी थी? पुस्तक दी थी जिसका नाम था दी ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या? तो उत्पत्ति, ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ, जातियों की उत्पत्ति। हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं जातियों की उत्पत्ति। हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? जातियों की उत्पत्ति, इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन पुरानी मान्यताओं को इन्होंने झकझोर दिया था। डार्विन जो था, चार्ल्स डार्विन ने भ्रूण विज्ञान, इम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान, कौन सी विज्ञान? भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान जो है आकार की है, वर्गीकरण है, कायिकी है, जीवाश्म है, तुलनात्मक अध्ययन है आदि अनेक क्षेत्रों में विकासवाद के पक्ष में अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। किसने किए हैं? चार्ल्स डार्विन ने। तो इस प्रकार से चार्ल्स डार्विन जो थे उन्हें इसका श्रेय जाता है, जैव विकास को समझाने का श्रेय जाता है। उन्होंने 1959 के अंदर ये बातें भी जो है एक पुस्तक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जीवाश्म उत्पत्ति व जैव विकास के बारे में थोड़ा अध्ययन किया। कल आपका ये 16 नंबर चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। कल 16 नंबर चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।